नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट JRF विथ नम्रता चैनल पर। मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें आपको मेरे सेल्फ नोट्स मिलेंगे जिसको पढ़कर मैंने सफलता पाई थी। अगर आप वीडियो को सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको जो है एग्ज़ाम तक, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम तक पूरी इतिहास को सिलेबस जो है अच्छे से कवर करा दूँगी और जिसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आपको अच्छे से मिल जाएंगे और आप जो है मेरे उस PDF नोट्स को डाउनलोड करके और उसका अपना सेल्फ नोट्स बनाकर और एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं वहाँ MCQ भी करा दिया करूँगी। और देन जो है, अगर आप इस नोट्स को अच्छे से बनाते हैं, वीडियो लेक्चर देखते हैं और उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, आप ये क्लास देखिए, नोट्स बनाइए और जो लास्ट 10 ईयर जो PYQ है उसको सॉल्व कर दीजिए और एग्ज़ाम देने जाइए। आपका जो एग्ज़ाम है वो बढ़िया जाएगा। तो आज मैं जो है एक पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रही हूँ जो प्राचीन भारत से है, जिसमें हम देखेंगे कि प्राचीन भारत इतिहास को जानने का क्या क्या स्रोत है। जिसमें हम सबसे पहला देखेंगे कि इतिहास जो है वो क्या है। तो इतिहास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इति धनहास। इति का मतलब जो भी, जहाँ भी, जब भी और जैसे भी हुआ हो उसे हम इति के नाम से जानते हैं। और हास का मतलब होता है क्षय। क्षय यानी कि पतन, समाप्त। तो इतिहास में हम यही तो देखते हैं कि जो जो चीज़ें हैं वो इतिहास में क्या कर दी गई हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं, जब वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तभी तो इतिहास बनती हैं। और जब उन चीज़ों को हम संरक्षित करते हैं, विरासत में लेते हैं, तो उसे हम एक संस्कृति है, संस्कृति बन जाती है और उसी संस्कृति को हम इतिहास के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं कि अतीत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास के नाम से जानते हैं। यूनानी भूगोलवेत्ता जो हमारे हेरोडोटस थे, उन्होंने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का उल्लेख किया हुआ है। रोमन दार्शनिक सिसरो ने जो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा है। हेरोडोटस ने इतिहास की पुस्तक हिस्टोरिका लिखी हुई है। इयचकार के अनुसार इतिहास वर्तमान एवं भूत के मध्य एक संबंध कायम करता है। इतिहास लेखन के तथ्य। मैंने जो इतिहास लिखा हुआ है, अपना शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, आप भी ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाइए क्योंकि आप इसको विधिवत रूप से लिखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो टोटली फैक्चुअल है, आपके यही फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो आप जो है इस तरीके से अपना नोट्स बनाइए और इसको मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए। चलती है अपने टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमारे आते हैं विलियम जोन्स, जिन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना की थी 1784 में। ये जो थे एक अंग्रेज अधिकारी थे। जब ये भारत में उपनिवेश बनाते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आता है कि अगर भारत पे राज करना है तो भारत को क्या करना पड़ेगा, उनकी संस्कृति, उनके सामाजिक चीज़ों को जब तक हम नहीं जानेंगे उन पे हम लंबा शासन है नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जो है भारत के जो भी इतिहास है उसको जानने और समझने के लिए उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना की थी, हमारे बांग्लादेश में, आज का जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे। उसके बाद हमारा आता है कि 1772 में जो मनुस्मृति है, जैसे आज का कानून का पुस्तक हमारा संविधान है, उसी टाइम जो हमारा प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास में जो भी कानून, जो नियम बनते थे वो मनुस्मृति से ही लिए जाते थे, जिसका अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जुंटो लॉज के नाम से किया गया था। 1789 में अभिज्ञा शाकुंतलम, जिसकी रचना कालिदास ने की थी। गीत गोविंद, जिसकी रचना जयदेव ने की थी। इसका अनुवाद भी किया जाता है अंग्रेजी में। उसके बाद हम देखते हैं कि 1785 में जो चार्ल्स विलिंगसन थे, इन्होंने जो है चार्ल्स विलिंगसन इन्होंने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1787 में जो चार्ल्स विलिंगसन थे, इन्होंने हितोपदेश का भी अनुवाद किया। और 1813 में जो होरेस हेमन विल्सन ने मेघदूत का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1904 में VA स्मिथ, इन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। 1924 में KP जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी पुस्तक भी लिखी थी। DD कौशाम्बी जो एक भारतीय इतिहासकार थे, इन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना की थी। PV काड़े की जो रचना है उसे हम हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं। जो हमारा इतिहास है, इतिहास को जानने के लिए मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं, जिसमें आता है आपका पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है आपका ऐतिहासिक स्रोत और तीसरा है आपका ऐतिहासिक विवरण। तो जो हमारे पुरातात्विक स्रोत है, जिसमें हम देखते हैं खुदाई, अन्वेषण, उत्खनन, जिसमें आपका है अभिलेख, सिक्के, मृदभांड और भवन स्मारक। उसके बाद हमारा आता है धार्मिक साहित्य में वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य।
लौकिक साहित्य जो है उसमें उस समय के जो सामाजिक राजनीतिक जो दृष्टि से जो भी चीज़ें लिखी जाती थी उसे हम लौकिक साहित्य में रखते हैं, जिसमें पहला आता है अर्थशास्त्र, मुद्राक्षर, कथा सत्यसागर, मृच्छकटिकम, नीतिसार और राजतरंगिणी। विदेशी विवरण हमारे जो आते हैं जिसमें यूनानी आते हैं, रोमन, चीनी, अरबी यात्री। तो इन सब चीज़ों ने जो अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा हुआ है, भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्यों के बारे में, उसे हम विदेशी विवरण में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो किस तरीके से हमें प्राप्त होते हैं। तो जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं वो हमें खुदाई के माध्यम से, उत्खनन और अन्वेषण के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें अभिलेख होता है, मृदभांड होता है, सिक्के होते हैं, स्मारक और भवन और मूर्तियाँ पाई जाती हैं। जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं अभिलेख को। तो जो हमारा अभिलेख है इसको हम इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। अभिलेख जो है इसको उत्तीर्ण किया हुआ जाता था, यानी कि उत्तीर्ण किया मतलब जो आपके जो पाषाण शिला हुआ, स्तंभ हुआ, ताम्रपत्र हुआ, दीवार हुए, प्रतिमाएं हुए, तो इन पे जो राजा के जो संदेश होते थे उन संदेशों को उन पे छेनी हथौड़ी से उत्कीर्ण कर दिया जाता था और ये मेन चौराहे पे रख दिया जाता था, जिससे लोग पढ़ के राजा के संदेश को जान सकें और उसका अनुपालन कर सकें। तो इसी तरीके से जो अभिलेख हैं उनके अध्ययन को हम एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है वो कहाँ पाई जाती है। तो उसका नाम है बोगजगोई अभिलेख, जो 1400 ईसा पूर्व का है। ईसा पूर्व और ईस्वी, अगर आपको इसमें डिफरेंट नहीं पता है तो इसी चैनल पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देखकर अपना ईसा पूर्व और ईस्वी में जो डिफरेंट है उसको अच्छे से क्लियरफाई कीजिए। उसके हम देखते हैं कि जो प्राचीन बोगजगोई अभिलेख है, ये अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे प्राचीन हमारा जो अभिलेख है उसमें किन किन देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो इसमें हमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। भारत का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो हमें अशोक का मिलता है, यानी कि जो भारत का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो अशोक का है, 300 ईसा पूर्व का। उसके बाद हम देखते हैं कि मास्की हुआ, गुर्जरा हुआ, निट्टूर, उदगेलम, ये जो अभिलेख हैं इन्हीं अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, यानी कि प्रियदर्शी अशोक मिलता है। और बाकी सब जितने भी अभिलेख हैं उसमें अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी मिलता है। उसके हम देखते हैं कि अभिलेख जो हैं वो अशोक के धर्म और राजस्व पर प्रकाश डालते हैं। अशोक के अभिलेख जो है अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं और अशोक के जो अभिलेख हैं वो उत्तर पश्चिम अभिलेख जो हैं वो खरोष्ठी भाषा में लिखी गई हैं। उत्तर पश्चिम मतलब आज का जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जितने भी अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं। और आपको पता है कि जो मौर्यन एम्पायर था वो हमारे आज के अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, कांधार तक फैला हुआ था। तो वहाँ जो उधर जो जितने भी अशोक के अभिलेख मिलते हैं वो खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं, यानी फारसी लिपि में दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लघमान और शेरकुना अभिलेख, तो ये जो अभिलेख होते थे वो अरमाइका लिपि और यूनानी लिपि में मिलते हैं। अब उसके बाद हमारा जो मौर्य काल है, मौर्य काल के बाद हमारा आता है शुंग काल। जो शुंग काल की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो जो शुंग वंश है उसके बारे में जानकारी के स्रोत के बारे में हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है कि यवन राजदूत जो हेलियोडोरस थे उनका बेस नगर का अभिलेख, ये जो है एमपी यानी कि आज का मध्य प्रदेश के विदिशा में, इनका जो अभिलेख है वो 200 ईसा पूर्व का है। जो गरुड़ स्तंभ है उस पर स्थापित किया गया है और इन्होंने जो हेलियोडोरस थे उन्होंने स्वयं को परम भागवत कहा है। ऐसी जानकारी मिलती है कि उस टाइम भागवत धर्म जो है उन्हें बहुत सारी लोकप्रियता प्राप्त की थी। भागवत धर्म जो है वो श्री कृष्ण और राम को हमारे विष्णु भगवान से जोड़ता है और उन दोनों को एक ही अंश का अवतार बताता है। तो इससे जानकारी ये मिलती है कि भागवत धर्म उस टाइम मौजूद था और मौजूद ही नहीं बल्कि लोकप्रियता भी हासिल कर लिया था। हमारे जो है शक शासक आते हैं, जैसे हम आपको बताया था कि जब मौर्य काल में जो हमारे अशोक थे, अशोक के बाद जब उनके बेटे कुणाल थे और उन्होंने उत्तर पश्चिम पे राज करने के लिए चुना था और उन्हीं के टाइमिंग में जो उत्तर पश्चिम में
आक्रमणकारियों का आगमन होता है, जिसमें सबसे पहले इंडो ग्रीक आते हैं, उसके बाद हमारे शक आते हैं। उन्हीं शक में से एक राजा थे जिनका नाम था रुद्रदामन, जिन्होंने मगध एम्पायर पे भी आक्रमण किया था शुंग वंश के शासनकाल में, जिसको पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र ने हराया था। तो इनका अभिलेख जो है वो जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, जो विशुद्ध संस्कृत में है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशुद्ध संस्कृत में मिले पहले अभिलेख का क्या नाम है, तो उसका नाम जो है वो है जूनागढ़ का अभिलेख। उसके बाद जो है हमें मिलती है कि एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख जो है वो गुप्त काल का है, जिसमें सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का पहला प्रमाण जो है वो हमें एरड़ अभिलेख से ही मिलता है, जिसमें गोपराज नाम एक सैनिक थे, उनकी पत्नी ने उनकी मृत्यु के बाद जो है वो आत्मदाह कर लिया था उनकी चिता के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि गुप्त काल से पहले अभिलेख, जितने भी अभिलेख मिलते हैं वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में मिलते हैं। यानी कि गुप्त काल के पहले जितने भी अभिलेख थे वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। और जब गुप्त काल जब स्टार्ट होता है तो मैंने आपको बताया कि उसके पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो लोकप्रियता भारत में थी, और उन्होंने अपनी पाली और प्राकृत भाषा में जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी अपने उपदेश हैं दिया, इसीलिए उस टाइम पाली और प्राकृत भाषाएं ही लोकप्रिय थीं। लेकिन जब गुप्त काल आता है तब जाके हिंदू धर्म का फिर से पुनरुत्थान होता है, और इसी समय ही जितने भी हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथ हैं उनकी रचनाएं की गईं और संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा। और इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी, जितने भी अभिलेख लिखे, वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में मिलते हैं हमें। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अभिलेख किस भाषा में, कहाँ पे हैं, तो वो है मैसूर में। अब देखते हैं कि पर्सिपोलस और बेहुस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दारा ने सिंध नदी पर आक्रमण किया। इसी से दारा से प्रभावित होकर औरंगजेब ने अभिलेख जारी किया। अशोक के अभिलेख की खोज किसने की थी, तो जो अशोक का अभिलेख है इसका खोज टी फैंथलर ने किया था। एक अंग्रेजी अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेख की खोज की थी। और इस अभिलेख की जो खोज हो गई थी तो इस अभिलेख को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग ने कोशिश किया, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए। और इसमें सबसे पहले सफलता हासिल किए थे जेम्स प्रिंसिप ने। और इसके पहले जो है हमारा मध्यकाल में जब हम देखते हैं, जो तुगलक वंश के जो थे फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने भी अशोक के अभिलेख को टोपरा यानी कि और दिल्ली में लेकर आए थे। और उन्होंने उस समय के जो बड़े से बड़े महान पंडित थे, महान मौलवी थे, उन्होंने उनको बुलाया और उसको पढ़ के उनको बताने के लिए कहा था। लेकिन उन्होंने इस जो ब्राह्मी लिपि में जो अशोक के अभिलेख लिखे हुए थे, वो किसी ने भी इसको पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त कर पाई थी। लेकिन ये जेम्स प्रिंसिप ने इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसके उनके दरबारी जो थे कवि हरिशेर, उनके द्वारा लिखा गया था। इस प्रयाग प्रशस्ति में, जिसको प्रशंसा प्रशस्ति भी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें समुद्रगुप्त के अभियानों का वर्णन है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में किस तरीके से भारत के साम्राज्य को फैलाया था, अपने साम्राज्य को फैलाया था। तो इसके बारे में जानकारी जो है हमें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। जो समुद्रगुप्त थे वो गुप्त काल के एक महान शासक थे। उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। स्कंदगुप्त भी जो थे हमारे गुप्त काल के ही थे। उसके बाद आता है जूनागढ़ अभिलेख। तो आपका जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसको जो हमारे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके शासन काल में इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन इसका मरम्मत जो है वो समय के साथ जितने भी शासक हुए उनके समय में होता रहा, जिसमें रुद्रदामन ने मरम्मत करवाया था और स्कंदगुप्त के समय में भी मरम्मत करवाया गया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो चंद्रगुप्त का जो सुदर्शन झील है उसका मरम्मत कब कब किसने किसने करवाया था, तो इसमें आप ये देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सिक्के का जो है वो कैसे क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुई। तो सिक्के के बारे में हम चलिए इसमें देखते हैं, जिसमें देखते हैं कि सिक्के जो हैं उसके अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। जिसमें आता है कि आरंभिक सिक्के किस भाषा में किस में मिलते हैं, तो चांदी में, तांबा में, सोना में और सीसा में। तो जितने भी आरंभिक सिक्के हैं इनमें हमको देखने को मिलते हैं, इस धातु के मिलते हैं। और आरंभिक सिक्कों पर हमने आपको बताया ही कि केवल चिन्ह थे, लेकिन बाद में जब हमारे इंडो ग्रीक वाले यूनानी आते हैं तो उन्होंने सिक्कों पर देवी देवताओं के चित्र हुआ, राजाओं का नाम हुआ, और उन्होंने तिथि अंकन का भी काम शुरू करवा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि पंचमार्क सिक्के। तो जो पंचमार्क सिक्के थे, इन सिक्कों का ढेर जो है हमें मिलता है, जिसमें हम देखते हैं आहत सिक्के। जो आपके आहत सिक्के हैं, इसको हम आहत सिक्के के नाम से इसीलिए जानते थे
क्योंकि इस पे ठप्पा मारा जाता था। जिस भी चिन्ह का अगर चिन्ह लगाना है, जैसे कि मछली हुआ, पेड़ हुआ, और उनका ठप्पा मार के और उस सिक्के को एक चिन्ह दे दिया जाता था कि, और इसीलिए उस सिक्के को हम आहा सिक्के के नाम से जानते हैं। जो प्राचीन भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो सबसे पहले हमें ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी से और 500 ईसा पूर्व के मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्कों का सबसे ज़्यादा ढेर जो है हमें वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिलते हैं, और अधिकतर सिक्के जो हैं वो चांदी और तांबे के सबसे कम मिलते हैं। पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक मिलते हैं हमें मौर्योत्तर काल के, और ये जो थे सीसा, चांदी और सोना के थे। यानी मौर्य काल के बाद जो हमारा शुंग वंश आता है, कर्ण वंश आता है, इसको हम मौर्योत्तर काल में रखते हैं। सातवाहनों ने सर्वाधिक जो है वो शीशे के सिक्के जारी किए। तो ये सातवाहन ही थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी ग्रीक यूनानी शासकों द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के हैं वो किसके द्वारा जारी किया गया था, तो वो हमारे ग्रीक यूनानी शासकों द्वारा जारी किया था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताइएगा कि चमड़े के सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए थे। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे हम देखते हैं, जिसमें हमारा है कि सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जो हैं वो ग्रीक यूनानी शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। सर्वप्रथम राजा रानी देवताओं के चित्र तथा सिक्के जारी करने की तिथि का अंकन ग्रीक यूनानी शासकों द्वारा शुरू किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो हमें सोने के सिक्के हैं वो भी हमें गुप्त शासकों के शासनकाल में मिलते हैं। और लेकिन ये सबसे शुद्ध नहीं थे। जो सबसे शुद्ध सोने के जो सिक्के हैं वो जो हमें जो है वो कुषाण काल में ही मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि साहित्यिक जो स्रोत हैं उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें है हमारा धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो धार्मिक जो साहित्य है उसमें हम देखते हैं वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और स्मृति, पुराण, महाकाव्य, इनको हम वैदिक युग के नाम से भी जानते हैं। देन है हमारा बौद्धिक साहित्य और जैन साहित्य। चलिए हम देखते हैं अब बौद्ध साहित्य, जिसमें बौद्ध साहित्य में हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का जो स्रोत है वो बौद्ध साहित्य में जो है इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जो सबसे प्राचीन साहित्य है जिसको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, जो त्रिपिटक है उसको हम पिटारा या टोकरी के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो त्रिपिटक है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, जिसमें पहला आता है सुत्त पिटक, दूसरा आता है विनय पिटक और तीसरा आता है अधिधम्ब पिटक। जो सुत्त पिटक है इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। यानी आपको पता है कि जब महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने गौतम बुद्ध थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, और जब इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था तो उसके बाद जो है इन्होंने अपनी जो शिक्षाएं हो निरंतर जारी रखी। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके जो शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति कराई, और उस प्रथम बौद्ध संगीति में इन्होंने महात्मा बुद्ध के द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए थे, जितनी भी शिक्षाएं दी गई थी, उनको एक जगह संकलित कर दिया, और उसको हम सुत्त पिटक के नाम से जानते हैं। और ये प्रथम बौद्ध संगीति जो हमारी हर्यक वंश के शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में की गई थी। दूसरा है हमारा विनय पिटक। तो विनय पिटक जो था, जब महात्मा बुद्ध ने जो उनके शासनकाल में जब वो थे तो उन्होंने जो भी भिक्षु और भिक्षुणी थे उनके लिए एक नियम कानून बना दिए थे, किसको भिक्षुड़ी को क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो उनके बारे में जो भी नियम कानून बनाए गए थे उसे हम विनय पिटक में देखते हैं। तीसरा है हमारा अधिधम्ब पिटक, जिसमें आता है कि बौद्ध धर्म का दर्शन क्या क्या था। तो बौद्ध धर्म के जो भी दर्शन थे उसे हम अधिधम्ब पिटक में देखते हैं। और ये बौद्ध धर्म का जो अधिधम्ब पिटक है, जिसे तृतीय बौद्ध संगीति यानी अशोक के शासनकाल में जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उसमें इसका संकलन किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जातक कथाएँ। जो जातक कथाएँ हैं उसमें है कि इसमें बुद्ध की जो पूर्व जन्म की जो काल्पनिक कहानियाँ हैं जो 550 लगभग हैं, उसमें जो महात्मा बुद्ध हैं इनको मानव और पशु के रूपों में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध जो हैं इसके पहले भी कई सारे जन्म पृथ्वी पर ले चुके हैं, और इनका जो है वो कई बार मानव के रूप में जन्म लिए हैं और कई बार जो है वो पशु के रूप में जन्म ले चुके हैं। और जो जातक कथाएँ हैं इनके बारे में प्रमाण हमें भरहुत और साचू के स्तूप से मिलते हैं, और ये बेहस्टीन पर उत्कीर्ण भी किए गए हैं।
जो भी हमारे बौद्ध साहित्य जो लिखे गए थे वो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई थी, जिसका रचना काल हमें 100 ईसा पूर्व मिलती है से 100 जो है ईसा में मिलती हैं। प्राचीन बौद्ध साहित्य जितनी भी लिखी गई थी, मैंने आपको बताया कि ये जो पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, तो पाली भाषा का प्रयोग हमारे बौद्ध धर्म के लोग करते थे और प्राकृत भाषा का प्रयोग जो हमारे जो जैन धर्म के लोग करते थे। उसके बाद आता है विशुद्धिमग्ग। जो विशुद्धिमग्ग है ये बुद्ध घोष द्वारा रचित है, जो हीनयान शाखा से संबंधित है। आगे आपको पता चलेगा कि हीनयान शाखा क्या है। यानी हीनयान शाखा जो है वो जब बौद्ध धर्म जो है वो द्वितीय बौद्ध संगीति में 2 भागों में बढ़ती है, स्थायरीन और महास्थायरीन के नाम से, जिसमें जो चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हमारी 2 भागों में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, जिसको हम हीनयान और महायान के नाम से जानते हैं। और उन्हीं हीनयान शाखा के जो लोग थे वो हमारे महात्मा बुद्ध थे, उनको एक देवी रूप में नहीं बल्कि एक मनुष्य के रूप में मान के उनका अनुसरण करते थे, जबकि महायान धर्म के लोग उनके भगवान के रूप में मान के और उनकी पूजा अर्चना करते थे। इसी बात के विचार पे ये 2 भागों में विभाजन हो गया जो हमारा बौद्ध धर्म है। बौद्ध ग्रंथों को ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में श्रीलंका में भी संकलित किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म जो है वो भारत में ही उसका उत्पन्न हुआ, भारत में उस टाइम सबसे ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ, तो इसकी रचनाएं जो हैं वो सिर्फ हमारी जो है भारत में ही की गई है, ऐसा नहीं है। ये जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसका संकलन जो है वो हमारा श्रीलंका में भी मिलता है। दीपवंश जिसका रचना काल 4वीं से 5वीं शताब्दी है। फिर हमारा जो महावंश है इसमें जो सूचना मिलती है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश की जानकारी क्वेश्चन पूछता है कि महावंश में किस वंश के बारे में जानकारी है, तो महावंश में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब आता है कि मिलिंद पन्हो क्या है, तो मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है, जो हमारे बौद्ध धर्म के एक भिक्षुक थे नागसेन और एक यूनानी शासक थे मिनांडर, इनके मध्य जो वार्तालाप किया गया था उसी को हम मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसी के बाद जो है मिनांडर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। आर्य मंजूश्री मूलकल्प जिसमें हमें गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। और अंगुत्तर निकाय जो हमारा है इसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी हमारा जो है बौद्ध धर्म से रिलेटिव है। 16 महाजनपद के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि महावस्तु ललित विस्तार जो संस्कृत भाषा में है, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में जानकारी मिलती है। अश्वघोष की रचनाएं हैं बुद्ध चरित, सौदरानंद, सरिपुत्र प्रकरण जो संस्कृत भाषा में है। उसके बाद हम देखते हैं जैन साहित्य, जो आपके जैन साहित्य हैं जिसको हम आगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 12 अंग महत्वपूर्ण हैं जो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जिसमें आता है आपका आचरांग सूत्र, जिसमें जैन भिक्षुओं के आचरण के बारे में उल्लेख है, उन्हें कौन सा आचरण करना है कौन सा नहीं, उसे हम आचरांग सूत्र के नाम से जानते हैं। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश, जिसमें 16 महाजनपद का वर्णन भी मिलता है। न्याय धम्म कहा महावीर की शिक्षाएं। तो आगम के उपभाग भी हैं, तो आगम जितने भी आगम है 12 अंग जो महत्वपूर्ण थे उसके उपभाग भी हैं, जिसको हम नियुक्ति, चूड़ी या टीका के नाम से जानते हैं। आगमों को संकलित करने के लिए वल्लभी में 513 से 526 ईसा पूर्व में सभा का आयोजन किया गया था। यानी कि हम आपको बताएंगे जिससे महात्मा जो हमारे महावीर स्वामी थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद है 2 जैन संगीतियाँ होती हैं। पहला जो जैन संगीति है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई थी, वो मगध में हुआ था। और दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई, जो हमारी जैन संगीति हुई थी, वो वल्लभी यानी गुजरात में हुई थी, जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में की गई थी। और यही चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय थे उन्हीं के समय आगमों को संकलित किया गया था। जैन धर्म का प्राचीन इतिहास, तो जैन धर्म का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जानकारी हमें कल्पसूत्र के भद्रबाहु से मिलती है। अगर जैन धर्म का जितने भी प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जानकारी हमें भद्रबाहु के जो है अभिलेख से, जो हमारी रचनाएं हैं उनसे मिलती हैं। परिष्टि पर्व जो है उसको हेमचंद्र ने लिखा था 12वीं शताब्दी में, और भद्रबाहु चरित्र जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य और इनके बाद का इतिहास मिलता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल के जैन ग्रंथ। तो पूर्व मध्यकाल के जो जैन ग्रंथ है जिसमें आता है सम्रादित्य कथा, मुखरिख्यान और कथाकोश, जिसको हरिभद्र सूर ने संस्कृत में लिखा था। आदि पुराण को जीनसेन ने, उत्तर पुराण को गुणभद्र ने संस्कृत में लिखा था। उस समय के सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी जो है हमें इन ग्रंथों में मिलती है। अब हम देखेंगे लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में आता है कि राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी, जिसमें ऐतिहासिक, साहित्यिक, अर्ध ऐतिहासिक, जीवनी और इतिहास की जानकारी मिलती है। जिसमें सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र। संभवतः ये भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ था। इसको जो हमारे इसकी रचना चाणक्य ने की थी और चाणक्य की जो है तुलना मैकियावली से की जाती है। इन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक ग्रंथ लिखी थी। जो अर्थशास्त्र है वो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कितने अधिकरण में विभाजित है, तो ये 15 अधिकरण में विभाजित था, जिसको सेकेंड और थर्ड जो अधिकरण है वो सबसे प्राचीन है। और ये अर्थशास्त्र जो है वो मौर्य काल की राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास की जानकारी देता है। अर्थशास्त्र के बारे में भी जानकारी देता है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सागर और क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी ये मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं। पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम ये दोनों के दोनों हमें शुंग काल के बारे में जानकारी देते हैं। शूद्रक का मृच्छकटिकम मरणोत्तरकालीन समाज की जानकारी मिलती है। कल्हड़ की जो राज तड़ंगड़ी है जिसमें 1149 से 1150 ईडी में, ये हमारा जो राज तड़ंगड़ी है ये प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक लेखन है जिसमें हमें कश्मीर का वर्णन मिलता है। 1150 के बाद का जो इतिहास है जिसको जून राज ने राज तड़ंगड़ी सेकंड के नाम और श्रीवर्ण ने राज तड़ंगड़ी थर्ड के नाम से लिखा था। सोमेश्वर की रसमाला कृति कौमुदी ने और मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि जो अर्थशास्त्र पर टीका है, राजशेखर थे उनका प्रबंध कोश जो है वो गुजरात के चालुक्य शासकों की जानकारी मिलता है। गार्गी संहिता जिसमें ज्योतिष ग्रंथ, यौनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। दक्षिण इतिहास में हम देखते हैं संगम साहित्य। जो संगम साहित्य में देखते हैं कि नदी कल्लम्बम, चोल चरित्र, कलिगुतुपर्णी से पल्लव एवं चोल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है जीवनी। हम देखते हैं अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, बाणभट्ट का हर्षचरित, वाकपति का गौड़वाहु, विलहड़ का विक्रमादेव चरित्र, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र, जयनायक का पृथ्वीराज विजय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे। इसका जो अगला स्टेप है, जो अगला वीडियो है हम शाम को 9 बजे अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।